स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल द एजुकेशन सफारी पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12th बोर्ड परीक्षा 2025 इकोनॉमिक्स का जो पेपर है जो आपका 20 फरवरी को होने वाला है आर्ट्स वालों के लिए। उनमें से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बन सके मैं वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये प्रत्येक साल पूछे जाते हैं और इस वर्ष भी पूछे जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक इसे जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अर्थशास्त्र की धन संबंधित परिभाषा किसने दी? अर्थशास्त्र की धन संबंधित परिभाषा किसने दी? एडम स्मिथ, मार्शल रॉबिन्स, पीगू। तो एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र से संबंधित परिभाषा दी थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ जी ने अर्थशास्त्र की धन संबंधित परिभाषा दी थी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट का प्रयोग किसने किया? मार्शल, कैन्स, रेगर फ्रिस, वॉलिंड। तो सर्वप्रथम माइक्रोसॉफ्ट का इस्तेमाल रेगर फ्रिस ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा रेगर फ्रिस। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। रेगनर फ्रिस ने सर्वप्रथम माइक्रोसॉफ्ट का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उत्पादन के साधन है? निम्न में से कौन उत्पादन के साधन है? इन उत्पादन के लिए क्या क्या साधन हो सकते हैं आपसे पूछा गया है। यानी किसी चीज का उत्पादन हमें करना है तो हमारे पास मुख्य जो साधन होनी चाहिए वो क्या है? भूमि, पूंजी, श्रम। उपयुक्त सभी। तो किसी भी वस्तु का उत्पादन है तो हमें भूमि भी चाहिए, पूंजी भी चाहिए और श्रम भी चाहिए। तो इसका राइट होगा उपयुक्त सभी यानी भूमि, पूंजी एवं श्रम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विस्तृत अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? यानी विस्तृत अर्थव्यवस्था में जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो चलिए देखते हैं। बाजार द्वारा, जनता द्वारा, सरकार द्वारा, संस्था द्वारा। तो जो निश्चित अर्थव्यवस्था होता है वहाँ पे जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकार के द्वारा निश्चित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम। पूरक वस्तु के उदाहरण है। पूरक वस्तु के उदाहरण है। पूरक वस्तु का उदाहरण आपको बताना है इनमें से। यहाँ ऐसे कौन कौन से उदाहरण आपको देखने को मिल रहे हैं जो पूरक वस्तु हैं? चलिए हमारे ऑप्शन पर ध्यान देते हैं। चाय तथा चीनी, चाय तथा चीनी दोनों एक दूसरे के पूरक है, राइट है, एक पूरक वस्तु उदाहरण है। जूते तथा जुराब, जूते तथा जुराब ये भी एक पूरक वस्तु के उदाहरण है। सी, कलम तथा स्याही ये भी एक दूसरे के पूरक के उदाहरण है। उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं हमें, जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं सभी के सभी क्या हैं? एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। चाय तथा चीनी, जूते तथा जुराब, कलम तथा स्याही और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जितने उदाहरण है सभी के सभी क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे चाय की पूरक वस्तु क्या हो सकती है तो आप लगा दोगे चीनी। इस प्रकार से सवाल बन सकता है आपके एग्जाम में। कलम की पूरक क्या है? तो स्याही। जूते का क्या है? जुराब। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? यानी कि मांग की जो लोच होती है उनकी प्रकार कितने होते हैं? उनके प्रकार कितने होते हैं? तो मांग की लोच के प्रकार होती है तीन। कितने जी? तीन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, तीन। क्या है? तीन। मांग की लोच तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समय बहुत कम लूंगा मैं, कहीं वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी? अगर कॉफी की कीमत में बढ़ोतरी कर दी जाए तो चाय की मांग क्या होगी? यानी अगर किसी बाजार के अंतर्गत, मार्केट के अंतर्गत कॉफी का जो प्राइस है उसमें हम बढ़ोतरी करते हैं तो चाय की मांग क्या होगी? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल को समझते हैं। अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग उसके ऑप्शनल की ओर जाएंगे, उसकी ओर क्या जाएंगे? ऑप्शनल की ओर। और उसका ऑप्शनल क्या है? चाय। क्या जी? चाय। तो इस प्रकार से बाजार में चाय की जो मांग होगी वो क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है ना। कॉफी का मूल्य में वृद्धि होगा तो लोग उसके ऑप्शन की ओर, दूसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है? चाय। तो इस प्रकार से चाय की जो मांग होगी वो क्या होगी? बढ़ेगी। तो राइट आंसर होगा बढ़ती है, बढ़ती है। अगला प्रश्न है हमारा, आगत को निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आगत को निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आयात और निर्यात की बात हो रही है। इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट। आयात को निर्यात में परिवर्तन। अगर हमें किसी बाहर से कोई वस्तु लाते हैं, किसी अन्य राज्य, स्टेट से या फिर कंट्री से कोई वस्तु लाते हैं तो उसको हम लोग आयात बोलते हैं। और कोई वस्तु अपने देश, राज्य से बाहर भेजते हैं, दूसरे राज्य को देते हैं, वो होता है निर्यात। ठीक है, तो आयात हमारे पास से उसको हम निर्यात में परिवर्तन करना चाहते हैं। हाँ, जो हम बाहर से ला रहे हैं वही वस्तु हम यहाँ उत्पादन करके दूसरे राज्यों को भेजें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इस परिवर्तन को क्या कहा जाता है?
ये आपसे पूछा जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ कोई वस्तु जब उत्पादन होगा, किसी वस्तु का जब उत्पादन होगा तभी तो हम उसको बाहर भेज पाएंगे। तो आयात को निर्यात में परिवर्तन करने का जो प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया है उसको हम लोग बोलते हैं उत्पादन। क्या बोलते हैं? उत्पादन। हमारे पास उत्पादन होगा तब तो हम आयात को निर्यात में परिवर्तन कर सकते हैं, कोई वस्तु लाने की बजाय किसी दूसरे देश या फिर राज्य को सप्लाई कर सकते हैं। तो राइट होगा उत्पादन। क्या कहा जाता है? उत्पादन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है, किसके द्वारा होता है? ये आपसे पूछा गया कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण किसके द्वारा होता है? बाजार के अंतर्गत मांग द्वारा, पूर्ति द्वारा, मांग एवं पूर्ति द्वारा, सरकार द्वारा। तो देखिए, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण बाजार में होता है मांग द्वारा। किसके द्वारा? मांग द्वारा एवं पूर्ति द्वारा। यानी जितनी उसकी मांग होगी उसी अनुसार पूर्ति होगा, उसी अनुसार उसका क्या होगा? पूर्ति होगा। तो प्राइस उसी के अनुसार हम निर्धारित करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मांग एवं पूर्ति द्वारा किसी वस्तु का प्राइस निर्धारित किया जाता है, फिक्स किया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। देखिए दोबारा सवाल रिपीट हो गया। चलिए एक अगले सवाल को बढ़ते हैं। तो हो गया हमारा, अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कम होने पर बिक्री पर कैसा प्रभाव पड़ता है? अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कम होने पर बिक्री पर कैसा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। बिक्री पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है? देखो, अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कम होने पर बिक्री पर कैसा प्रभाव पड़ता है? अपूर्ण प्रतियोगिता, कीमत कम होने पर बिक्री पर कैसा प्रभाव पड़ता है? यानी ऐसा बाजार जहाँ पे आपको सामने वाले के साथ, किसी सामने वाले दुकान के साथ कोई भी कंपटीशन नहीं है, उसको बोलते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार। तब आपकी वस्तु की कीमत में कम होने पर बिक्री पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? यानी आपकी वस्तु की कीमत कम हो जाए तो बिक्री पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया है। यानी आपकी दुकान जैसा या फिर आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो किसी के पास नहीं है, तो अगर आप उस वस्तु की कीमत में कमी कर दोगे तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है कि जब कोई वस्तु की कीमत में कमी होती है तो बिक्री क्या हो जाए? अधिक हो जाती है। क्या होती है? अधिक हो जाती है। तो राइट हो जाएगा बिक्री में, है ना, बिक्री अधिक हो जाता है, बिक्री अधिक हो जाता है, क्योंकि आपके जैसे प्रोडक्ट और किसी के पास है नहीं, यानी आप सिंगल ही हैं इस बाजार में, सेलर के रूप में। तो जाहिर सी बात है कि लोग आप ही से रोजाना खरीदते होंगे, तो जैसे आप प्राइस को डाउन करोगे तो लोग अधिक मात्रा में चीजें खरीदेंगे, इस प्रकार से बिक्री में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। तो जो कहलाएगा बिक्री अधिक हो जाता है, बिक्री अधिक हो जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ये देखो, दीर्घकाल तक एकाधिकारी का लाभ रहता है। दीर्घकाल तक एकाधिकारी का लाभ रहता है। दीर्घकाल मतलब लंबे समय तक। दीर्घकाल बोले तो लंबे समय तक, लंबे समय लंबे समय तक एकाधिकारी का लाभ रहता है। एकाधिकारी का मतलब होता है वैसे सेलर जो केवल एक बाजार में लंबे समय तक केवल वही बेचता है कोई वस्तु को, उसको बोलते हैं एकाधिकार। लाभ क्या होगा? आपके किसी के साथ कंपटीशन है नहीं। यानी लंबे समय तक आपका जो मार्केट है, आपकी जो सेलिंग है, आपका जो लाभ है वो क्या होगा? पॉजिटिव बढ़ता ही चला जाएगा, नहीं धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक, लंबे समय तक, ठीक है। दीर्घकाल तक एकाधिकार का लाभ रहता है तो धनात्मक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित की गई? द जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लीमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित की गई? ये जो किताब है ये किस वर्ष प्रकाशित की गई थी, पब्लिश की गई थी, ठीक है। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस किताब को सर्वप्रथम पब्लिश किया गया था 1936 में। 1936 में। तो राइट हो जाएगा 1936 में द जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लीमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। राइट आंसर 1936। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? अर्थशास्त्र के जनक कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आप बोल सकते हो इसको। तो अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का क्या कहा था? जनक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र के लिए प्रयुक्त मैक्रो शब्द का क्या अर्थ है ना। यानी अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थशास्त्र के यानी समष्टि अर्थशास्त्र के लिए प्रयुक्त मैक्रो शब्द का क्या अर्थ होता है, ये आपसे पूछा गया है ना। तो मैक्रो का मतलब मेनली हम लोग छोटा होते हैं, बट इकोनॉमिक्स में इसे हम बड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड़ा। तो समष्टि अर्थशास्त्र के लिए प्रयुक्त मैक्रो शब्द का अर्थ होता है बड़ा। क्या जी? बड़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बड़ा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपके बैंक खाते में 15 अप्रैल 2021 को 50,000 रुपये हैं। यह रकम किस संकल्प का उदाहरण है? यानी एक निश्चित समय तक आपके बैंक अकाउंट में कितने अमाउंट है ये आपसे बताया जा रहा है इस स्टेटमेंट के माध्यम से। आपके बैंक खाते में 15 अप्रैल 2021 को 50,000 रुपये हैं। यह रकम किस संकल्प का उदाहरण है? तो एक निश्चित समय तक हमें किसी वस्तु की धन की जानकारी होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, उसे हम लोग स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक। राइट हो जाएगा स्टॉक, ठीक है। ये इसे जो हम लोग स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक। अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम साधन है? विनिमय मतलब लेन देन। तो लेन देन का सबसे जो बेस्ट साधन है वो क्या है इनमें से? वस्तु वस्तु विनिमय पहले था, बट अभी मुद्रा विनिमय आ गया। क्या गया? मुद्रा विनिमय, ठीक है। तो इसका राइट हो जाएगा मुद्रा विनिमय। क्या जी? मुद्रा विनिमय। राइट आंसर मुद्रा विनिमय सबसे सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि आपको जब भी कोई वस्तु चाहिए,
जब चाहे आप इसके द्वारा खरीद सकते हो। इससे पहले हमारे पास क्या थी, वस्तु विनिमय, ठीक है, वस्तु विनिमय। तो वर्तमान में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो विनिमय का साधन माना जाता है वो होता है हमारा मुद्रा। क्या जी, मुद्रा। राइट आंसर। मुद्रा को विनिमय का सर्वोत्तम साधन कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुद्रा ने दूर किया, यानी मुद्रा के द्वारा, है ना, मनी के द्वारा क्या दूर हुआ है, किस समस्या को दूर किया गया, ठीक है, किस समस्या को दूर किया गया है। सामाजिक बुराइयों को, तो मुद्रा का कनेक्शन समाज से नहीं है यार, शास्त्र से, ठीक है, ये नहीं हो सकता। आर्थिक बुराइयों को, ठीक है, आर्थिक बुराइयों को, आर्थिक बुराइयों को, आर्थिक बुराई को इसके द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता। सरकार की समस्या को, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो मुद्रा के द्वारा हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई को क्या कर दिए हैं, दूर कर दिए हैं, है ना। लेन देन का जो प्रक्रिया था वो हमारा आसान हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई को मुद्रा के द्वारा क्या किया गया है, दूर किया गया। तो राइट आंसर, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई को दूर किया गया है मुद्रा के द्वारा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं, यानी किस मेथड के द्वारा हम लोग अपने बैंक से, आप जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक से आप किस माध्यम से पैसे निकालते हो, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। किस किस माध्यम से आप पैसे निकाल सकते हो, ये पूछा गया है। तो बैंक से पैसे अगर हमें निकालना है अपने बैंक के अकाउंट से, तो आहरण एक विथड्रॉ फॉर्म होता है जिसे हम लोग भरते हैं, फिर बैंक में को सबमिट करते हैं, फिर बैंक हमें पैसे देती है, ठीक है, ऑन कैश। एक माध्यम हो सकता है, ठीक है, ये है चेक के द्वारा भी हम अपने पैसे निकाल सकते हैं अकाउंट से, एटीएम द्वारा। तो ये तीनों जो विधियां हैं, तीनों विधियों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने बैंक से मुद्रा निकालने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी विधियों का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, अपने बैंक से मुद्रा निकालते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जनता का बैंक कौन सा है, जनता का बैंक कौन सा है, यानी पब्लिक बैंक कौन सा है, ठीक है, पब्लिक बैंक कौन सा है। व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक सरकार की होती है ना, ए तथा बी दोनों, यानी व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक दोनों नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो जो जनता का बैंक होता है, वो जनता का जो बैंक होता है उसको हम लोग बोलते हैं व्यापारिक बैंक। क्या बोलते हैं, व्यापारिक बैंक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनता का बैंक है व्यापारिक बैंक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है ना, जिससे हम लोग पैसे निकालते हैं उसको बोलते हैं एटीएम मशीन। तो इसी का एक फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, एटीएम। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपसे पूछा गया है, पूर्ण रूप बताइए। एनी टाइम मनी, है ना, एनी टाइम मनी, यानी ऑल टाइम मनी बोल सकते हो, हर वक्त आपको जो पैसा दे दे, इसकी अगर बोले तो एनी टाइम मनी, ठीक है। ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन या फिर ऑटोमेटिक टेलर मशीन बोल सकते हो उसको शुद्ध भाषा में। ए तथा बी दोनों। तो एटीएम का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पूर्ण रूप ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, यानी भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना, आरबीआई, उसका स्थापना कब किया गया था, उसका स्थापना कब किया गया था, ये आपसे पूछा गया है, ठीक। ऑप्शन ए 1947, 1935, 1937 और 1945, 1945, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना है वो 1935 में किया गया था। कब किया गया था, 1935 में किया गया था। राइट आंसर 1945 में हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुई थी, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो एक भी क्वेश्चन को आप मिस मत कीजिएगा, वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और आप यहाँ तक आए तो वीडियो का अंत जरूर ही देखेंगे। भारत में 1 रुपए का नोट जारी करता है, 1 रुपए का नोट, भारत में 1 रुपए का नोट जारी करता है ना, भारत में 1 रुपए का नोट जारी कौन करता है, ठीक है। सभी के सभी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत में 1 रुपए का नोट जारी करता है, कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो 1 रुपए का नोट होता है उसको जारी करता है हमारा भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय 1 रुपए का नोट जारी करता है। तो राइट आंसर, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय 1 रुपए के नोट को जारी करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध बजट से है ना, भारत के ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल है जिसका संबंध बजट से, किससे, बजट से, ठीक है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 248 और अनुच्छेद 112। तो भारत की जो सरकार है उसका जो बजट है, उस बजट का संबंध सीधा सीधा, है ना, अनुच्छेद 112 से है, किससे, 112 जो अनुच्छेद है उसका संबंध है भारतीय संविधान में, है ना, भारत का बजट से, है ना, इससे बजट से। तो अनुच्छेद 112 बजट से संबंधित है, अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है, बजट से संबंधित है। तो अनुच्छेद 112 याद रखिएगा, बजट से संबंधित है। अगर आपको इस डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसकी पीडीएफ फाइल या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।